एक नर्सिंग स्टूडेंट की बेरहमी से हत्या पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। मामला और भी खतरनाक तब बन जाता है जब उसके शव की हालत भी बहुत ही डरावनी कहानी बयां करती है। इस केस की जिम्मेदारी मिलती है डिटेक्टिव लीना को, एक ऐसी ऑफिसर जो खुद ही अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है, लेकिन इस बार उसके पास समय बहुत कम है, ऊपर से दबाव है और पुलिस एक निर्दोष इंसान को दोषी मानकर इस केस को बंद करने की तैयारी में है। लीना जानती है कि सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हर सुराग उसे एक नए रहस्य की तरफ ले जाता है और हर एक मिनट के साथ खतरा और बढ़ता जाता है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह जाता, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ बन जाती है, जहाँ की एक गलती से किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या लीना असली कातिल तक पहुँच पाएगी या फिर ये सच हमेशा के लिए छुपा रह जाएगा? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है ईशा मर्डर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसे धमाकेदार सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2022 से। यहाँ पर हम ईशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, फाइनल एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी नौकरी लगने तब तक का तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसके लिए तुम्हें अलग से बच्चों की ट्यूशन वगैरह लेकर उन्हें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पर पहले तो ईशा उसे कहती है कि अरे नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अब ईशा का बॉयफ्रेंड उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि जानू, मैं तुम्हें पैसे प्यार से दे रहा हूँ ना, तो प्लीज रख लो। अब इतनी प्यार भरी रिक्वेस्ट सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे पैसे ले लूंगी, लेकिन जैसे मेरी जॉब लगेगी मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगी। अब उसके बाद हम ईशा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में प्यार भरे लम्हों को देखते हैं और इससे हम समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक किलर को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में एक बाइक से आता है। वो ईशा के घर में घुसकर ताला खोलकर बड़े ही बेरहमी से ईशा को जान से मार देता है। यहाँ पर हमें उस किलर का चेहरा दिखाई नहीं जाता। फिर वो ईशा के साथ ही उसके घर की चीजों के साथ भी छेड़खानी करता है। और दोस्तों, उसने ईशा को इतनी बेरहमी से मारा था कि उसे देखकर तो रूह ही कांप जाती है। वो ईशा का सर काट कर भी ले जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें लेडी पुलिस ऑफिसर एएसपी लीना को दिखाया जाता है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि अजिमपुर में उसका ट्रांसफर किया गया है। अब लीना का बिल्कुल भी मन नहीं था अपने पति और बेटी को छोड़कर दूसरे शहर में जाने का, उस अजिमपुर में ड्यूटी करने का। इसलिए वो अपनी बेटी को साथ लेकर अजिमपुर अपने माँ के घर पर आ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर लीना के साथ हुई पास्ट की कुछ डिस्टर्बिंग यादें उससे जुड़ी हुई है। उसे याद करके लीना की तो रूह ही कांप जाती है। शायद बचपन में उसके साथ कुछ गलत घटनाएं हुई थी, जैसे कि शारीरिक हरासमेंट जैसा, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर आ गया था, इसलिए वो इनकार नहीं कर पाती। अब लीना हाजिमपुर ड्यूटी ज्वाइन करती है, लेकिन उसी दौरान एक अजीब सा केस सामने आता है। हम देखते हैं कि एक बंदा केबल डिश का बिल लेने के लिए घर पर जाता है, मगर उस रूम के नजदीक जाते ही बड़ी ही गंदी स्मेल आने लगती है, जिससे कि वो तुरंत वहां से बाहर आता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें भी वो स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो यहाँ पर रूम फ्रेशनर मंगवाते हैं जिससे कि थोड़ी बदबू कम हो जाए। अब उसके बाद ऑफिसर लीना आती है। क्राइम लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वो पहले तो यहाँ पर मौजूद अपने जूनियर ऑफिसर से पूछती है कि विक्टिम के घर पर कौन कौन है। उसे पता चलता है कि ये विक्टिम यहाँ पर रेंट पर रहती थी। 1 साल पहले यहाँ के लैंडलॉर्ड अनिश की बेटी को ट्यूशन पढ़ाती थी और 1 महीने पहले वो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। और पिछले 1 हफ्ते से उसके घर पर ताला लगा हुआ है, इसलिए घर के मालिक अनिश को लगा कि वो कहीं गांव गई होगी। फिर पुलिस उस रूम का लॉक तोड़कर अंदर एंटर करती है, तो अंदर जाते ही वहां पर आग लगी थी। दोस्तों, यहाँ पर घर धुएं से भर चुका था, तो पहले तो यहाँ पर वो आग बुझाई जाती है। अब रीना अंदर जाती है और उसने फेस कवर कर लिया था। डेड बॉडी तो बेड पर पड़ी थी और अब तक तो वो डेड बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज हो गई थी। सर पहले से मिसिंग था। अब लीना यहाँ पर फोरेंसिक टीम को डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहती है और यहाँ पर एक ऑफिसर तो बॉडी देखकर बताता है कि इस लड़की के चेस्ट पर 40 से 50 बार स्टैब करके मारा गया है। पक्का ये किसी जानवर जैसे इंसान ने किया होगा। कितनी बेरहमी से मारा है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा निकालने के लिए उसने ऐसा किया हो। अब उस रूम में इतनी बदबू आ रही थी कि 1-2 ऑफिसर को तो उल्टी आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर फोन बजने लगता है। पुलिस ऑफिसर अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन दोस्तों वो फोन तो विक्टिम का बज रहा था, जो कि एक छोटा सा बटन वाला फोन होता है और वो चार्ज पर लगा था। लीना उस फोन तक पहुंचते पहुंचते वो फोन कट हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विक्टिम और कोई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ईशा को यहाँ पर मारा गया है। अब आज वो एग्जाम देने नहीं गई थी,
इसलिए उसकी फ्रेंड उसे कॉल कर रही थी। फिर जब वो दोबारा से कॉल करती है तो लीना फोन पिकअप करती है, उसे बताती है कि मैं ईशा नहीं, एक पुलिस ऑफिसर बोल रही हूँ। तुम्हें ईशा का रूम तो पता होगा ना, तो तुरंत यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक बुरी घटना हुई है। अब जब ईशा की दोनों फ्रेंड अंजुम और हबीबा उसके रूम के पास पहुंचते हैं तो वो तो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो मीडिया और पब्लिक की भीड़ हो चुकी थी। फिर जब वो अंदर जाकर ईशा की लाश को देखते हैं तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। सोचते हैं कि आखिरकार उनकी फ्रेंड को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। अब पुलिस इनसे ईशा के घर वालों को कांटेक्ट कर लेती है। इसके बाद लीना अपनी टीम को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि उस लैंडलॉर्ड को बुलाओ, यहाँ आसपास में छानबीन करो, विक्टिम का कटा हुआ सर मिलता है कि देखो, अब हमें किसी भी हालत में इस किलर को पकड़ना ही होगा। अब यहाँ पर ईशा की माँ जो कि गांव में रहती है, बेचारी जब उन्हें अपनी बेटी की मौत का पता चलता है तो उनका तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल बन जाता है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इतनी प्यारी सी बेटी को इतने हैवानियत से किसने मारा। यहाँ पर किसकी गलती होगी, मेरी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कौन होगा। अब दोस्तों विक्टिम के घर के आसपास जो जंगल का एरिया होता है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि पुलिस यहाँ पर उस ईशा के सर को ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर लीना विक्टिम के लैंडलॉर्ड को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ शुरू करती है। दरअसल लैंडलॉर्ड ग्राउंड फ्लोर पर रहता है और उसने ईशा को अपना ऊपर वाला फ्लोर किराए पर रहने के लिए दिया था। तभी यहाँ पर लैंडलॉर्ड अनिश की पत्नी पुलिस को बताने लगती है कि एक हफ्ते पहले रात को मुझे कुछ अजीब से आवाज आई तो थी, मेरे बेड के दूसरे साइड में हस्बैंड नहीं दिखाई दिए और ऊपर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को ढूंढा तो वो मुझे घर पर ही मिल गए, लेकिन घर का दरवाजा खुला था, जबकि मैंने सोने से पहले वो दरवाजा बंद कर दिया था। तो ये मेन दरवाजा कैसे खुल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद दोस्तों पुलिस उस लेडी के हस्बैंड अनिश से पूछताछ करती है। उसे थोड़ा डराया जाता है ताकि वो सच बोले। यहाँ पर अनिश की फट जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो उस दिन ईशा के रूम में गया था। वो बताता है कि मेरे फ्रिज में कुछ बिरयानी पड़ी थी, मैं उसे देने के बहाने से ईशा के रूम में गया था। उस वक्त मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई थी। मैं ऊपर गया और देखा तो ईशा ने नाइट सूट पहना था जिसमें वो बहुत ही सुंदर हॉट लग रही थी। उसे देखकर मेरा कंट्रोल खो गया और अनिश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे चिल्लाकर आवाज देती है, इसलिए वो तुरंत ही नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में अनिश रोते हुए सारी बात उन्हें बता देता है। कहता है कि मैंने सारी सच्चाई बता दी है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया है। अब यहाँ पर लीना अपने जूनियर समीम से कहती है कि इस अनिश की तो डीएनए टेस्टिंग करवाओ, क्योंकि विक्टिम के बॉडी पर 2 लोगों के डीएनए सैंपल मिले हैं। अब उसके बाद विक्टिम के एरिया के लोगों से पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पिछले हफ्ते जब मैं पहरा दे रहा था तो एक शॉकिंग घटना घटी। एक बाइक वाला बहुत ही तेजी से यहाँ से गुजरा और उसकी थैली यहाँ पर गिर गई थी। मैंने उसे आवाज भी दी लेकिन उसने पलट कर भी नहीं देखा। अब दोस्तों उस थैली में पुलिस को एक चाबी, एक आरी और एक लोहे की चीज यानी कि औजार मिलता है। अब लीना हैंड ग्लोव्स पहनकर उस चाबी को विक्टिम के ताले पर लगाती है तो वो देखती है तो वो लॉक खुल जाता है। उस ताले पर फिंगरप्रिंट भी होते हैं। उसके बाद लीना फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलती है तो पता चलता है कि इस किलर को सर्जिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने ठीक चेस्ट में ही 49 बार वॉर किया था और उसका वॉर एग्जैक्टली हार्ट पर था। साथ ही में उसने गर्दन को भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काटा था। तो ये सब कुछ देखकर लीना कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो खूनी एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक ऑफिसर कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पर वीडियो देखकर कोई भी लोग रॉकेट भी बना सकते हैं। तो ये तो मारकाट नॉर्मल बात है। अब उसके बाद उस लीशा की लाइफ के बारे में पता करने के लिए लीना जाती है उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड के पास, अंजुम और हबीबा। यहाँ पर वो पहले तो बताती है कि वो तीनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त थी और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। और दोस्तों सच में हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त होती है। उनकी मुलाकात हुई थी इनके कॉलेज में और ईशा तो इन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके पीछे काफी लड़के पड़ते थे, मगर उसने अब तक किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर काफी टाइम के बाद उसने एक लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उस लड़के का नाम था तापस। हमें पता चलता है तापस एक बैंकर था। इसके अलावा उसकी एक फैमिली शॉप भी होती है। अब हम देखते हैं शुरू में तो ये दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, फिर बात होना शुरू हो जाती है और रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर नासिर नाम का एक लड़का, वो भी ईशा को बहुत चाहता था, लेकिन ये एक छपरी टाइप का होता है, इसलिए ईशा नासिर को ज्यादा भाव नहीं देती थी। हालांकि नासिर ने कई बार ईशा से बातचीत करने की कोशिश की थी, मगर ईशा तो उसे फुल इग्नोर मार देती है। लेकिन अब एक दिन तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है, जबरदस्ती ईशा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। अब यहाँ रोड पर ही ईशा नाराज होकर उसे थप्पड़ लगा
देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। और अब यहाँ पर अंजुम और हबीबा दोनों ही मिलकर नासिर को मारते पीटते हैं और उसे साइड करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस घटना के बावजूद भी नासिर हार नहीं मानता। वो अक्सर अपनी बाइक से ईशा का पीछा करता था, इसी आशा में कि कभी न कभी एक दिन तो वो हाँ बोलेगी। अब आगे हमें पता चलता है कि ईशा के पिताजी जो कि गांव में रहते हैं, उन्हें लंग का कैंसर था। इसके अलावा ईशा की एक छोटी बहन थी, इसलिए अब ईशा यहाँ पर अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर खर्चा पाने का पैसा निकाल लेती थी और उसमें से कुछ पैसे अपने पिताजी को घर पर भी भेज देती थी ताकि उनका घर खर्चा चलते रहे। अब दोस्तों उस लैंडलॉर्ड अनिश को ईशा की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, तो वह एक दिन बड़े ही प्यार से उसे कहता है कि देखो ईशा, तुम मेरी बेटी की तरह हो और इतने महीनों से मेरी छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाती हो, तो क्यों ना तुम हमारे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। देखो यहाँ की किराए की चिंता मत करो, तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही हमारे ऊपर वाले माले में सब कुछ तैयार है, यानी कि फर्नीचर बाकी का सामान वगैरह, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, हमारी फैमिली का एक मेंबर बनकर रहो। ऐसा कहते हुए वो उसे कुछ पैसे दे रहा होता है, लेकिन ईशा उसे लेने से इनकार कर देती है। लेकिन वो कहता है कि अरे पैसे ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। अब इतने में उस अनिश की पत्नी जो कि मार्केट गई हुई थी, वो वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर अनिश तुरंत ही पैसे छुपा लेता है और बात को बदल देता है। बात को शिफ्ट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे घर पर रेंट पर रह सकती हो, ऊपर वाले कमरे में। ये बात सुनने के बाद अनिश की पत्नी ईशा से कहती है कि हाँ रह सकती हो, यहाँ से कॉलेज भी सामने ही पड़ेगा और सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दोस्तों फिर भी ईशा यहाँ पर इनकार कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं एक दिन ईशा अपने बॉयफ्रेंड तापस के साथ पार्क में घूम रही थी, तो अचानक ही वहाँ पर नासिर आ जाता है और वो ईशा के बॉयफ्रेंड तापस को मारने पीटने लगता है। कहता है कि ईशा, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकता। अब यहाँ पर बेचारे ईशा तो रो पड़ती है। वो आसपास के लोगों को मदद के लिए हेल्प मांगती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर यहाँ नासिर भी दुखी हो जाता है, पता नहीं उसे क्या हो गया था। अब उसके कुछ दिनों बाद ईशा को यह बात पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड तापस को पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। तापस को पुलिस ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि जिस शॉप को उसने अपना फैमिली बिजनेस बताया था, वहाँ पर तापस तो एक फ्रॉड काम किया करता था। उस शॉप ओनर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि मेरे एक स्टाफ ने 20 से 25 हजार की चोरी की है। यानी कि तापस का बैंक में जॉब करना, उसका फैमिली बिजनेस होना, ये सब कुछ एक झूठ था। ईशा को पटाने के लिए उसकी एक चाल थी। अब दोस्तों यहाँ पर तापस के कहने पर ईशा ने अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ाना सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि तापस ने उससे वादा किया था कि तुम स्टडी पर फोकस करो और जॉब लगने तक तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अब तो तापस को पुलिस ने पकड़ लिया, ना ही उसका शॉप है ना ही घर, और यहाँ पर ईशा की हालत भी वैसे हो जाती है, ना वो घर की रहती है ना घाट की। अब जल्दी यहाँ पर ईशा को उसके हॉस्टल से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने टाइम पर अपनी फीस जमा नहीं की थी, साथ ही वो समय पर अपने घर पर पैसे भेज नहीं पाती, इसलिए अब उसे मजबूरी में उस अनिश के घर पर जाना पड़ता है उससे मदद मांगने के लिए। वो वहाँ पर फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है, साथ ही वहीं पर रेंट पर रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ हम प्रेजेंट में आते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद लीना अपने जूनियर समीम को उस नासिर नाम के लड़के के पास भेजती है। अब दरअसल नासिर बाइक रिपेयर करने का काम करता था। यहाँ समीम तो अपनी बाइक की प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाता है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इसलिए नासिर तो बाइक स्टार्ट करने का बहाना करके समीम की ही बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर समीम नासिर का पीछा करता है। वो टीम को इन्फॉर्म करता है और उसकी टीम तुरंत ही गाड़ी लेकर आ जाती है। उस पर बैठकर वो नासिर के पीछे पीछे जाता है। अब काफी ज्यादा भागादौड़ी करने के बाद नासिर बाइक से गिर जाता है और यहाँ पर फाइनली पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। फिर पूछा जाता है, बताओ आखिरकार तुमने ईशा को क्यों मारा, उसका सर तुमने काटकर कहाँ फेंका है। अब दोस्तों वो तो हंसते हुए यही कहने लगता है, ये तो कोई नहीं जानता। अब उसकी फिर से पिटाई की जाती है, लेकिन फिर भी अपना मुंह नहीं खुलता। अब ईशा के घर के ताले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो नासिर के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उसकी और पिटाई करते हैं। उसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत बुरी हो जाती है। तो अब जाकर वो बहुत डर कर बताता है कि उस रात वैलेंटाइन डे था, मैंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, मैं ईशा को कुछ गिफ्ट देना चाहता था तो उसके घर पर चला गया, लेकिन मैंने वहाँ पर उसे तापस को देखा जो कि जेल से छूट गया था। उसे देखकर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मैं बाजार गया और एक ताला खरीद कर लाया। उसी ताले को मैंने बाहर से लगा दिया था, ये सोचकर कि ये दोनों बाहर नहीं निकल पाएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं उन दोनों को तंग करना चाहता था। अब जाने के बाद लीना अपनी टीम से कहती है कि आज तो यहाँ पर काफी रात हो गई है, पर कल हम उस तापस को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन अगले दिन दोस्तों एसीपी ये केस सौंप देता है डीबी ऑफिसर अयान को, जो कि लीना से पहले ही तापस को अपनी कस्टडी में ले लेता है। और यहाँ पर वो तापस अयान के पास मोटा डंडा देखता है, तो मार खाने के डर से वो सारी
सच्चाई उगल देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में उस दिन क्या हुआ था। अब जेल से रिहा होने के कुछ दिन बाद यानी कि 14 फरवरी को तापस उससे मिलने के लिए जाता है। वो ईशा के रूम में उसे खुशखबरी देता है कि अब सच में मेरी बैंक में जॉब लगने वाली है, जिस पर ईशा उसे कहती है कि ये बात तुम मुझे कॉल करके भी बता सकते थे। तापस कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जब तक मैं जेल में था और अब बाहर आया तब से मेरा तुमसे मिलना जुलना बंद हो गया है, और आज तो वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। इस तरह से वो बात करते करते ईशा के करीब आ जाता है। ईशा उसको मना भी करती है, कहती है कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे काफी सारी पढ़ाई करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। थोड़ा सा प्यार से और जबरदस्ती से वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना ही लेता है। अब इतने में ही आवाज आती है और दरवाजे पर दस्तक होती है, जो कि वहाँ पर लैंडलॉर्ड अनिश होता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ से तापस भी चला जाता है, और तापस के जाने के बाद वहाँ पर नासिर आया था और उसने गुस्से में दरवाजा बंद करके वो वहाँ ताला मारकर वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर तापस ने खुद ही कबूल कर लिया था कि मैंने ईशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और ईशा के डीएनए रिपोर्ट से तापस का डीएनए भी मैच हो जाता है। अब ये सबूत काफी था उस ऑफिसर अयान के लिए इस केस को क्लोज करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तापस काफी गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैं ईशा का खून क्यों करूंगा, मेरा यकीन कीजिए मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। दूसरी ओर लीना के घर पे एक गिफ्ट बॉक्स आता है जिसे उसकी मॉम रिसीव करती है। फिर रात में वो उसे लीना को दे देती है। लीना कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं मंगाया था। वो खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक केक मिलता है जिस पर लिखा था विल यू बी माई वैलेंटाइन, और साथ ही में आई लव यू का नोट भी था। लेकिन तभी लीना नोटिस करती है कि उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है। तब लीना को याद आता है कि इस तरह की स्मेल उसने ईशा के घर पर भी सूंघी थी। साथ ही वहाँ पर एक जला हुआ नोट भी दिखा था जिस पर आई लव यू लिखा था, और वहाँ पर एक केक भी रखा था जो कि जलने की वजह से डैमेज हो गया था। खैर अब यहाँ पर सारी बातें दोबारा सोचने के बाद लीना अगले दिन सारी फाइल्स को फिर से चेक करती है, मतलब कि पुरानी फाइल्स, उसमें जो केसेस थे, यानी कि इससे पहले इस तरह के केसेस हुए थे या नहीं, तो उसे अर्चना नाम की एक लेडी के खून के बारे में पता चलता है जो कि 2017 में हुआ था। साथ ही 2015 में जैस्मिन नाम की लेडी का भी खून हुआ था 14 फरवरी को ही। अब लीना उस केक का फोटो समीम को देकर इस एरिया के सारे शॉप पर भिजवाती है, ये पता करने के लिए कि वो केक कहाँ से खरीदा गया। लेकिन दुकानों पर पूछने पर कोई भी हाँ नहीं कहता, तो लीना को लगता है कि जरूर ये केक घर पर ही बनवाया गया होगा, किसी न किसी बेकरी में नहीं। मगर हाँ, इस केक को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसे तो मार्केट से खरीदा गया होगा, इसलिए वो उस एरिया की शॉप पर जाती है जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है। और दोस्तों ज्यादातर लोग केक बनाने का सामान यहीं से खरीदते हैं। अब लीना उस शॉपकीपर से पूछती है कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा आदमी आया था हाल फिलहाल में जिसका मेडिकल से कोई ताल्लुकात हो। दोस्तों वो ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि उसे आई लव यू वाले नोट पर अजीब सी स्मेल आई थी जो कि किसी हॉस्पिटल में या फिर सर्जन वाले रूम में आती थी। अब ये बात सुनकर शॉपकीपर कहता है कि अरे हाँ, वो महबूब बाई। बस दोस्तों इतना सुनते ही लीना महबूब की सारी ड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए जाती है। उसके बाद लीना मोग में जाती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है कि महबूब कहाँ है, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पता चलता है कि महबूब नाम के यहाँ पर 2 स्टाफ है। एक तो उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर दूसरे के बारे में पूछताछ की जाती है तो दूसरा महबूब तो चाय पीने के लिए एक टपरी पर गया था। तो वहाँ पर जाकर लीना पूछताछ करती है। वो चाय वाला कहता है कि महबूब तो अभी भी चाय पीकर गया। इसके बाद उसे वहाँ पर मौत के डॉक्टर मिलते हैं जिन्होंने ईशा का पोस्टमार्टम भी किया था। अब उनसे लीना सारी बातें पूछती है, बताती है कि हम महबूब को ढूंढ रहे हैं। एक महबूब है जिसे हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन दूसरा महबूब हमें मिल नहीं रहा। अब ये सारी बातें बताते वक्त लीना एक बार उस डॉक्टर के आर्म पर अपना हाथ रखती है। अब ये बात उस डॉक्टर को पसंद आ जाती है। अब लीना के जाने के बाद वो डॉक्टर अपने आर्म को देखकर हंसने लगता है। उसे बहुत ही खुशी होती है और उसका ये साइको की तरह हंसना बहुत ही अजीब था। अब इसके बाद वो फोन लगाता है महबूब को। यहाँ महबूब को भी पता चल गया था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए वो बहुत डर गया था। लेकिन यहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि अरे यार तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम्हारे बैग में जो भी चीजें हैं काम करो, उसे कहीं फेंक दो। तो वो तो वैसा ही करता है। अब इस रात एसपी लीना को बुलाता है। वहाँ पर अयान भी मौजूद होता है और दरअसल उसने एसपी के पहले ही कान भर दिए थे। एसपी लीना से कहता है कि यहाँ तो अभी तक सब लोगों को पता चल गया है कि तुम मौ के कर्मचारी महबूब के पीछे पड़ी हुई हो, और तुम्हें पता है आज उसकी लाश जंगल में पाई गई है। क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट कर सकती हो कि तुमने किस सबूत पर उसे सस्पेक्ट समझा है? लेकिन अब लीना यहाँ पर अपनी सारी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसलिए एसपी उसे कहता है कि कल सुबह 10 बजे तुम्हारे टेबल पर तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर लेटर मिलेगा। अब तुम्हें इस केस में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वहाँ पर मौजूद अयान एसपी से कहता है कि सर आप मुझे सिर्फ 72 घंटे दीजिए, मैं इस पूरे केस को जल्दी सॉल्व कर दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लीना का मूड ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से चुपचाप अपने घर पर आती है। तभी उसका पति उसे मैसेज करता है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अब घर पर जाने के बाद उसकी माँ उसे केक का पीस देती है जो कि लीना के हस्बैंड ने भेजकर केक खाने के लिए कहा था। वो केक का एक टुकड़ा था और उसे देखते ही लीना को याद आता है कि ईशा के घर पर भी ऐसा ही केक था
यानी कि अलग से केक का टुकड़ा भी था। अब उसके बाद वो ये बात अपनी पूरी टीम को बताती है, उन लोगों को अपने घर पर बुलाकर। साथ ही वो उन लोगों को अपने सस्पेंड होने की बात भी बताती है। लेकिन यहाँ पर उसकी टीम बहुत ही अच्छी थी। वो उसे हिम्मत देती है, कहती है कि मैडम आपको तो सस्पेंशन ऑर्डर कल का मिला है ना, तो अभी तो आप ड्यूटी पर है, आप एक बार और कोशिश कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तब लीना की टीम जाती है उस लैंडलॉर्ड अनिश के घर पर और वहाँ पर फिर से पूछताछ की जाती है उस केक के बारे में कि क्या आपने 14 फरवरी को ईशा को कोई केक का पीस भिजवाया था। तो अनिश की पत्नी यहाँ पर बताती है कि उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, मेरा भाई आसिफ केक लेकर आया था, मगर हमने तो ईशा को कोई भी केक नहीं भिजवाया था। अब ये जानने के बाद दोस्तों आसिफ के घर जाया जाता है। यहाँ पुलिस वालों की मुलाकात होती है आसिफ के पिता रहमान से। उनसे पूछताछ करने पर वो बताते हैं कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है, मगर बेटा हमारे साथ नहीं रहता। जब उसके बेटे का प्रोफेशन पूछा जाता है तो रहमान बताता है कि मेरा बेटा तो एक डॉक्टर है। वो इन लोगों को उसका एड्रेस भी देता है और दोस्तों आसिफ और कोई नहीं है बल्कि वो मॉक का वही डॉक्टर था। अब लीना जाती है उस डॉक्टर आसिफ के घर पर, लेकिन यहाँ पर तो उसे आसिफ नहीं मिलता, लेकिन केक बनाने का पूरा सामान मिल जाता है और मेडिकल की भी सारी चीजें मिलती है। साथ ही वहाँ पर कई सारे स्केलेटन भी थे। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती है और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर आसिफ जब काफी यंग था तो वो अपने परिवार के साथ ही रहता था। उसके पिता रहमान को शादी करने के बाद उसके ससुराल से एक बेकरी मिली थी जिसमें कि वो काम करते थे, लेकिन यहाँ पर धंधा बहुत ही मंदा चल रहा था। इसलिए रहमान की पत्नी अपने हाथों से केक बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि जब मेरे पिताजी का भी धंधा मंदा चल रहा था तो मेरी मॉम भी अलग अलग तरह के केक बनाकर देती थी, वही काम मैं भी कर रही हूँ। आप जरा इसे खाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर हम इसे बेकरी में रखकर बेचेंगे तो थोड़ा आमदनी बढ़ेगी। लेकिन उस केक को खाते ही रहमान उसे उगल देता है और यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। दरअसल उनके घर में जो कामवाली रहती थी उसका नाम था जास्मीन। रहमान का उसके साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए जास्मीन नहीं चाहती थी कि रहमान के दिल में वापस अपने पत्नी के लिए कुछ जगह बने। इसलिए जास्मीन ने उस केक के अंदर कुछ चीजें मिला दी थी जिससे कि उस केक का स्वाद बिल्कुल भी बिगड़ जाता है। इसलिए रहमान ने उस केक को थूक दिया था। अब उसके कुछ दिनों बाद आसिफ की नजर में अपने ही पिता का अफेयर बाहर आ जाता है। वो अपने आंखों से अपने पिता की घिनौनी हरकतें देखता है और यहाँ पर उसकी माँ तो घुट घुट कर काफी दिनों से रो रही थी, क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो बहुत ही टेंशन में आकर खुद की जान दे देती है। और इस घटना के बाद आसिफ का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता रहमान की वजह से अपनी माँ को खो दिया था। वो अपनी माँ से बहुत ही क्लोज था, इसलिए उसकी नजर में वो काम वाली जैस्मिन एक विलन बन जाती है और एक दिन मौका पाकर वो बड़ी ही बेरहमी से जैस्मिन को मार देता है। और दोस्तों इसी घटना के बाद वो एक साइको बन गया था। और यहाँ पर रही बात ईशा की, तो दरअसल दोस्तों जब आसिफ अपने बहन के घर पर गया था ना, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई ईशा से। ईशा को देखते ही वो उसे पसंद आ गई। उसने कई बार अपने दिल की बात ईशा को बताने की कोशिश की कि वो उसे बहुत पसंद है। वो ईशा के सामने अपने दिल की बात रखता है, लेकिन ईशा तो उसे कोई भी भाव नहीं देती। अब 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे पर आसिफ की बहन की बेटी का बर्थडे था, इसलिए वो वहाँ पर केक लेकर जाता है और केक का एक पीस लेकर वो रात में जाता है ईशा के रूम में। वो उसे केक का पीस खाने के लिए देता है। इसके अलावा एक रिंग निकाल कर शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन वो तो उसे यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है। अब दोस्तों ठीक उसी वक्त तापस गेट को नॉक करता है। ईशा डर जाती है। वो तुरंत ही आसिफ को छुपने के लिए कहती है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाता है। और वहीं पर दोस्तों छुपकर उसने तापस और ईशा को इंटीमेट होते हुए देख लिया था। फिर तापस के जाने के बाद वहाँ पर लैंडलॉर्ड अनिश आ गया था और वो भी ईशा का गलत फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त अनिश की पत्नी की नींद खुल गई और उसने अपने पति को आवाज लगाने की वजह से अनिश वहाँ से निकल गया। उसके बाद वहाँ पर बाहर से नासिर ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। और यहाँ पर अंदर आसिफ ने बड़े ही बेरहमी से ईशा का खून कर दिया, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो उसके सिवा किसी दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकती है। और ईशा ने तापस के साथ रिलेशनशिप बना लिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इसी गुस्से में वो ईशा के दिल पर 25 बार अटैक करता है, चाकू से स्टैब करता है, उसे बेरहमी से मारकर उसका गला काट कर ले जाता है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि वो कहाँ से भागा था। अब दरवाजा तो बाहर से लॉक था, तो वो उस घर के विंडो से बाहर निकला, पाइपलाइन से नीचे आ गया। उसके बाद आसिफ घर पर आकर उसने एक लिक्विड में ईशा का सर डुबो दिया। वो एक ऐसा लिक्विड था जिससे कि सारा मांस गलकर उड़ जाता है और बच जाता है सिर्फ स्केलेटन यानी कि खोपड़ी। और दोस्तों यही कारण था कि लीना की लाख खोजने के बावजूद भी उस घर के आसपास जंगल वाले एरिया में भी उसकी टीम को वो सर नहीं मिला था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है। लीना अपनी टीम को शहर में नाकाबंदी करने के लिए भेज देती है ताकि वो आसिफ शहर छोड़कर भाग न जाए। और लीना कुछ और देर यहाँ पर रुकती है। वो उस जगह पर इधर उधर देखती है तो आसिफ के घर में उसे एक और सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारा खून खराबा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि आसिफ यहीं पर रहकर अपने सारे कामों को अंजाम देता है। उसके बाद लीना छत के ऊपर जाती है। वहाँ पर भी कुछ चीजों को चेक करती है कि यहीं पर तो आसिफ छुपकर नहीं बैठा। वहाँ पर उसे
उसे पानी की टंकी दिखाई देती है और बारीकी से देखने पर उसे उसके अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो तभी अचानक अंदर से आसिफ एक चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो वार लीना के हाथ पर लगता है। उसके बाद आसिफ पानी की टंकी से बाहर निकलकर लीना के साथ लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। इस इंटेंस मारपीट में वो बहुत जख्मी हो गई थी। तब आसिफ उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहकर लीना उसकी नहीं हो सकती है, लेकिन मरने के बाद तो उसके कंकाल पर सिर्फ उसका ही हक होगा। लेकिन अब फिर से लीना यहाँ पर हिम्मत से खड़ी होती है, अपनी सारी शक्ति लगाकर उससे फाइट करती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। अब फाइनली हम देखते हैं लीना फाइट करते हुए आसिफ खुद ही उस एक बाथ टब में गिर जाता है और आसिफ ने उस बाथ टब को बहुत ही खतरनाक तरीके से बनवाया था। उसके अंदर बहुत ही जहरीला और गर्म लिक्विड होता है जो कि तुरंत ही शरीर के मांस को गला देता है और बचता है सिर्फ कंकाल। लेकिन उस बाथ टब में खुद ही आसिफ गिर जाता है और तभी पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अब तक उसने जिन लड़कियों को साइको की तरह बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारा था तो ठीक वैसे ही उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये केस सॉल्व हो गया था। यानी कि ईशा का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड तापस ने नहीं बल्कि इस साइको डॉक्टर यानी कि किलर आसिफ ने किया था। अब उसके कुछ दिन बाद ईशा के फ्रेंड के साथ लीना जाती है ईशा के गाँव। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि ईशा की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी माँ को यह हादसा सहन नहीं हुआ और वो चल बसी। अब बचे थे सिर्फ ईशा के पिताजी और उसकी छोटी बहन। यहाँ पर लीना ईशा के पिताजी से मिलने के लिए जाती है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ईशा की फ्रेंड ईशा के पापा को बताती है कि अंकल ये वही ऑफिसर है लीना जी जिन्होंने ईशा को इंसाफ दिलवाया है और ये भी आजमपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती थी और आप भी तो वहीं पर टीचर थे ना, तो आपने तो इसे भी पढ़ाया होगा। और दोस्तों यहाँ पर लीना और ईशा के पिताजी जब एक दूसरे को देखते हैं तो सारी बुरी यादें ताजा हो जाती है। दरअसल ईशा के पिता ने उस वक्त टीचर होने का फायदा उठाया था। उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए टीचर्स डे के दिन ईशा को एक कमरे में रोक कर रखा। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और इससे पहले भी उन्होंने लीना का गलत फायदा उठाया था। अब उस वक्त तो लीना एक टीनेजर थी, वो घबरा गई थी और कुछ कर नहीं पाई थी और तभी से उसे इस घटना से बहुत डर लगता है। अभी भी उसके दिलो दिमाग से ये ट्रॉमा नहीं गया था। लेकिन दोस्तों आज देखिए नसीब किस तरह से खेल खेलता है। इस ईशा के पिताजी ने जो कि टीचर होने के बावजूद भी एक लड़की के साथ गलत काम किया, उनको लंग कैंसर हो गया है। उनकी पत्नी हार्ट अटैक की वजह से मारी गई। जवान बेटी ईशा को एक साइको किलर ने मार दिया और बची है सिर्फ उसकी छोटी बहन। इस तरह से वो दोनों बाप बेटी बेसहारा हो गए थे। इसलिए दोस्तों कहते हैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।